बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 में हमने इंक्लिनेशन, स्लोप, रेशो फार्मूला और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के कंसेप्ट्स डिस्कस किए। स्टूडेंट्स, इन्हीं कंसेप्ट्स की बुनियाद पर एक्सरसाइज 4.3 के भी बाज प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जा सकते हैं। इस लेक्चर में हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। Students, this is problem number 1 of exercise 4.3. Statement is, find the slope and inclination of the line joining the points. हमें इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप और इंक्लिनेशन मालूम करना है। इसके तीन पार्ट्स हैं, तीनों में हमें दो दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। इसके अलावा हमें उस लाइन को स्केच भी करना है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होगी। आइए आपके लिए पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट्स, हम इन दो पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी का। अगर आप नाम ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन स्केच जब हम कर रहे होंगे तो दो पॉइंट्स को लोकेट करते हुए हम उन पॉइंट्स के नाम साथ लिख देंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। लेट ए हम कह देते हैं फर्स्ट पॉइंट को और बी कह देते हैं सेकंड पॉइंट को। जी स्टूडेंट्स, हमें स्लोप मालूम करनी है। शाबाश, बताएं कि स्लोप कैसे मालूम करेंगे। स्लोप का कंसेप्ट क्या था? जी, स्लोप का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। अगर आप न्यूमरेटर में किसी एक पॉइंट का ऑर्डिनेट लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में उसी पॉइंट का एब्सिसा पहले लिखा जाएगा। m इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट यूज करूंगा। आप अगर न्यूमरेटर में पहले इसका ऑर्डिनेट लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में इसी का एब्सिसा लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर आप न्यूमरेटर में पहले इसका ऑर्डिनेट लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में इसी का एब्सिसा पहले लिखा जाएगा। 11 माइनस 4 ओवर 5 माइनस माइनस 2, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2। 11 minus 4 is 7 और 5 plus 2 is also 7। m की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 1। m से हम डिनोट करते हैं, आप जानते हैं, स्लोप को। अब स्टूडेंट्स हमें इंक्लिनेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इंक्लिनेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? द आंसर इज अल्फा से। अब स्टूडेंट्स, इंक्लिनेशन का स्लोप के साथ क्या ताल्लुक है, हमने डिस्कस किया था। जी, m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा। हम यहां लिखेंगे सिंस m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब हमें m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो अल्फा विल बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ m। अब m की वैल्यू हमारे पास 1 और यहां से हम टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 करेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी। जी, किस एंगल का टेंजेंट 1 होता है? शाबाश, आंसर इज 45 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स, यहां पर एक और बात भी, और भी बहुत सारे एंगल्स हैं जिनका जो टेंजेंट है वो 1 होता है, लेकिन हमें इंक्लिनेशन की रेंज को जहन में रखना है। इंक्लिनेशन की रेंज में आपको रिकॉल करवा देता हूं। इंक्लिनेशन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 180 डिग्रीज होती है, या अगर आप इसे रेडियन में लिखें तो 0 और इस साइड पर पाई। हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो इस रेंज से ताल्लुक उसका होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इस रेंज में 45 डिग्रीज के लिए होता है। सो हम यहां लिखेंगे 45 डिग्रीज और पाई बाय 4। अब स्टूडेंट्स, हमें कहा गया था कि इस लाइन को स्केच भी करें। आइए XY प्लेन पर इस लाइन को स्केच करते हैं। ये स्टूडेंट्स XY प्लेन। अब XY प्लेन पर पहले हम लोकेट करेंगे इन दो पॉइंट्स को, पॉइंट A और पॉइंट B। हमारे पास ये दो पॉइंट्स, पॉइंट A और पॉइंट B। स्टूडेंट्स, पॉइंट A को ये हमने लोकेट किया
और ये हमने पॉइंट बी को लोकेट कर लिया। स्टूडेंट्स वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ पॉइंट्स को लोकेट करना है और देन उन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है। ये हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। स्टूडेंट्स दोनों साइड्स पर एरो हेड लगा दीजिएगा। ये एक नेवर एंडिंग लाइन है। स्टूडेंट्स अगर हमें लाइन सेगमेंट बनाने के लिए कहा जाता तो हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान सिर्फ जो है वो ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट बनाते, हम ये दोनों तरफ एक्सटेंड ना करते, ना ही एरो हेड बनाते। यहां पर हमें लाइन बनाने के लिए कहा गया है कि जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो। सो ये आपके पास आ चुकी है लाइन, और आप इस लाइन को जरा देखें, ये एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? द आंसर इज 45 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट के जो हमारे दोनों पॉइंट्स हैं उनको भी इसी तरह से लेट कर लेते हैं। लेट हमारा पहला पॉइंट था 3 - 2 और दूसरा पॉइंट था 2 7। बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम पहले स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। 7 - -2 ये बन जाएगा 7 + 2 और 2 - 3। 7 + 2 is 9, 2 - 3 is -1। सो ये आ गया हमारे पास -9। ये आ गई हमारे पास स्लोप की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हमें मालूम करना है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, लेकिन यहां पर हमें एक एहतियात की जरूरत है। पहले हमारे पास स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव थी, हमने डायरेक्टली टेंजेंट इनवर्स ऑफ द स्लोप किया, हमें इंक्लिनेशन मिल गया। लेकिन अब स्लोप की वैल्यू है नेगेटिव। अब क्या मसला हो सकता है, जरा इसकी वजाहत सुन लें। स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स हमने अप्लाई करना है स्लोप पर, जैसा कि हमने यहां पर किया था। अब टेंजेंट इनवर्स की रेंज अगर आपको याद हो तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। टेंजेंट इनवर्स की रेंज है थीटा लेस देन 90 डिग्रीज बट ग्रेटर देन -90 डिग्रीज। यानी आप किसी भी नंबर पर टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करें तो जो आपको एंगल मिलेगा वो इस रेंज से ताल्लुक रखता होगा। -90 डिग्रीज से 90 डिग्रीज तक एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। अब हमारी जो इंक्लिनेशन है उसकी रेंज है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज। यानी जो 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल्स हैं वो टेंजेंट इनवर्स की रेंज में शामिल ही नहीं है। अब अगर हमारा इंक्लिनेशन ग्रेटर देन 90 है, हमारा इंक्लिनेशन अगर ग्रेटर देन 90 है तो हमें इनवर्स टेंजेंट अप्लाई करने से वो एंगल नहीं मिलेगा। अब हमें करना क्या है? स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास स्लोप आ जाए नेगेटिव तो आपको इंक्लिनेशन मालूम करने के लिए पहले रेफरेंस एंगल मालूम करना होगा। रेफरेंस एंगल आप मालूम करके फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। इंक्लिनेशन के नेगेटिव होने का मतलब यह होगा कि आपका जो एंगल आ रहा है, जो इंक्लिनेशन आ रहा है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो ग्रेटर देन 90 है। अब वो एंगल मालूम करने के लिए आप पहले रेफरेंस एंगल मालूम कर लेंगे, उस रेफरेंस एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, जिस तरह आप चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। उस रेफरेंस एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे और फिर उसकी मदद से हम इंक्लिनेशन की वैल्यू मालूम करेंगे। आइए आपको इसकी डिटेल बताता हूं। हम यहां लिखेंगे एज स्लोप इज नेगेटिव सो वी विल फाइंड रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल आप जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका तरीकेकार चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर से आपको मैं रिकॉल करवा देता हूं। आप टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करते हैं, नेगेटिव साइन को आप नहीं देखते, आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, पॉजिटिव नंबर जो है उसको देखते हैं। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 9 आप ये आपके पास आ जाएगा रेफरेंस एंगल। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 9
आंसर इज 83.659 और इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो ये 83.66 होगा क्योंकि 9 के बाद हमारे पास है 8. रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू 83.66 डिग्रीज. ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास रेफरेंस एंगल. अब स्लोप के नेगेटिव होने का मतलब यह है कि हमारा इंक्लिनेशन ग्रेटर देन 90 डिग्रीज है, डेफिनेटली लेस देन 180 डिग्रीज होगा. अब इस रेफरेंस एंगल को हम ले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर. हम एक्स वाई प्लेन बना लेंगे और इस रेफरेंस एंगल को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर देंगे. ये हमारे पास 83.66 डिग्रीज, ये हमारे पास आ गया रेफरेंस एंगल. अब हमारा जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी जी, काउंटर क्लॉकवाइज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. लाइन का एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये है हमारा इंक्लिनेशन. अब स्टूडेंट्स ये इंक्लिनेशन मुझे मालूम करना है, ये एंगल मेरे पास मौजूद है, हमें क्या करना चाहिए? द आंसर इज ये टोटल एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 डिग्रीज. अब 180 डिग्रीज में से हम ये सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये अपना अल्फा मिल जाएगा. सो हम यहां पर लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 83.66 डिग्रीज. अल्फा इज इक्वल टू, अब ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. 180 minus 83.66. The answer is 96.34. 96.34 वैल्यू से आप समझ गए कि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, ग्रेटर देन 90 है. ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई अल्फा की वैल्यू. फिर आपको एक दफा बता दूं कि अगर हमारे पास स्लोप पॉजिटिव हो जिस तरह के यहां पर थी, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला से अपना इंक्लिनेशन इवेलुएट कर लेंगे टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करने से. लेकिन अगर स्लोप नेगेटिव होगी तो फिर आपको रेफरेंस एंगल मालूम करना होगा क्योंकि टेंजेंट इनवर्स की रेंज में ऑब्ट्यूज एंगल्स नहीं आते. अब स्टूडेंट्स ये भी सॉल्यूशन हमारा मुकम्मल हो चुका. इस लाइन को भी स्केच करते हैं एक्स वाई प्लेन पर. ये स्टूडेंट्स अगेन एक्स वाई प्लेन, ये हमने पॉइंट ए को लोकेट किया, ये हमने पॉइंट बी को लोकेट कर लिया. स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये हमारी बन गई एक नेवर एंडिंग स्ट्रेट लाइन. दोनों साइड्स पर एरो हेड लगा देंगे और आप देख सकते हैं कि ये लाइन कितना एंगल बना रही है जी, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है जिसकी वैल्यू हमने यहां पर कैलकुलेट की, दैट वाज 96.34 डिग्रीज. और आप देख सकते हैं कि अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस लाइन पर मूव करें तो आप डाउनवर्ड जा रहे हैं. अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप मूव करें तो आप डाउनवर्ड जा रहे हैं. ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करें और डाउनवर्ड जाएं, ये चीज शो करती है कि स्लोप नेगेटिव है. अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइन पर मूव करें और आप अपवर्ड जा रहे हो तो स्लोप पॉजिटिव होती है. सो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन आ गई इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की. स्टूडेंट बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब. याद रहे कि ये थर्ड पार्ट था, वो आपने होमवर्क में खुद सॉल्व करना है. आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. Students, this is second problem of exercise 4.3. Statement is, in the triangle ABC, find the slope of. फर्स्ट पार्ट में हमें हर साइड की स्लोप को मालूम करना है, सेकंड पार्ट में हर मीडियन की स्लोप मालूम करनी है और थर्ड पार्ट में हमें हर एल्टीट्यूड की स्लोप मालूम करनी है. स्टूडेंट्स पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट. हमें हर साइड की स्लोप मालूम करनी है. ट्राइंगल की तीन साइड्स के नाम क्या होंगे जी? साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी. स्टूडेंट्स हम एक रफ अगर ट्राइंगल बना लें तो हमें ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी. हम एक रफ ट्राइंगल बना लेते हैं. स्टूडेंट्स मैं वैसे कई दफा बता चुका हूं लेक्चर्स में कि मैं इसे रफ ट्राइंगल किस लिए कह रहा हूं.
इसलिए कि ये जो मैं ए, बी और सी इसमें पॉइंट्स ले रहा हूं, ये अपने कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से एक दूसरे के रेफरेंस से अपनी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करेंगे ताकि हम प्लान बना सकें कि ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। इसके साथ बाकायदा आपको लिखना है कि ये रफ डायग्राम है। 4 -4, 2 और C -2, -6। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि सर रफ डायग्राम आप क्यों बना रहे हैं, हम XY प्लेन पे एक्चुअल डायग्राम बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको आया है, 2 मार्क्स हैं, आपके पास कम टाइम होता है, तो वहां पर आप अगर XY प्लेन बनाने बैठ जाएंगे स्केल के मुताबिक मेजर करके, और फिर आप इन पॉइंट्स को लोकेट करके ज्वाइन करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा टाइम इसी पर इन्वेस्ट कर देंगे और हमारे इस कैलकुलेशन के परफॉर्म करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कि हमें स्केच करने के लिए कहा जाए। अब स्टूडेंट्स, ये ABC हमने ट्राइंगल बना ली। इस ट्राइंगल में हम अब 1 बाय 1 इन तीनों पॉइंट्स को बआसानी डिस्कस कर सकेंगे। हम यहां लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम। अब हमारे पास है ट्राइंगल की 3 साइड्स AB, BC और AC। हम 1 बाय 1 इन तीनों साइड्स की स्लोप्स मालूम करते हैं। मैं यानी फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट कर रहा हूं। जो साइड AB है उसकी स्लोप को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, M लिखकर उसका सबस्क्रिप्ट आप लिख दें AB। अब इस साइड की हमें स्लोप मालूम करनी है, पहले ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और फिर डिनोमिनेटर में एब्सिसास का डिफरेंस। ऑर्डर सेम रहना चाहिए। 6 - 2 और 8 - 4, दैट विल बी +4। अब 6 - 2 इज 4 और 8 + 4 इज 12। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू 4/12, ये बन जाएगा 1/3। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ BC। टू -6, ये बन जाएगा 2 + 6 ओवर -4 -2, -4 + 2 बन जाएगा 6 + 2 इज 8, -4 + 2 इज -2। अब 8 डिवाइडेड बाय -2, इट विल बी -4। Next we have slope of side AC. AC के लिए -6 -6, -2 -8, -6 -6 is -12 और -2 -8 is -10। माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 6 are 12, 2 5 are 10, 6/5। ये हमारे पास थर्ड साइड की स्लोप आ गई 6/5। स्टूडेंट्स, हमारे पास तीनों साइड्स की स्लोप्स आ चुकी। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की स्लोप्स मौजूद हों तो आप उन स्लोप्स की बुनियाद पर उस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स की स्लोप्स मालूम कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से? एल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या है? शाबाश, रिकॉल करें, शाबाश जी। एल्टीट्यूड की डेफिनेशन है अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड और एक्सटेंशन ऑफ अपोजिट साइड परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट ऑफ द ट्राइंगल। आप किसी भी साइड को बेस मानकर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं उस ट्राइंगल का। स्टूडेंट्स, अगर हम साइड AB को बेस मान लें तो इसकी अपोजिट इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है उससे हम इसके ऊपर या इसकी एक्सटेंशन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो होगा एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल साइड AB को बेस मानते हुए। इसी तरह साइड BC को बेस मानते हुए भी हम
एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं और साइड AC को भी बेस मानते हुए हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड साइड के ऊपर या उसकी एक्सटेंशन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अब आपको रिकॉल करना है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.1 में कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का आपस में क्या ताल्लुक होता है। शाबाश जी, एक की स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर साइड AB की स्लोप मौजूद हो तो इस पर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा वो चूंकि इसके परपेंडिकुलर होगा, एल्टीट्यूड की स्लोप साइड AB की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। तो हम यहां पर सेकंड बल्कि थर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं जो इसके रेफरेंस से किया जा सकता है। हम यहां लिखेंगे इफ AB is considered as base, then slope of altitude is equal to negative reciprocal of the side of the negative reciprocal of the slope of side AB। ये आ गया नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप साइड AB। अब साइड AB की स्लोप हमारे पास ये है, हम इसे लिखेंगे -1/3। अब ये 3 कहां जाएगा जी, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, कीप इन माइंड कि जब साइड AB को हम बेस कंसीडर कर रहे हैं, ये हो जाएगा -3। इसी तरह अब हम साइड BC को और साइड AC को बेस कंसीडर करेंगे। इफ साइड BC इज considered as base, slope of altitude, negative reciprocal of the slope of side BC, और साइड BC की स्लोप हमने मालूम की थी, दैट वाज -4। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और हमारे पास आंसर आ जाएगा +1/4। If AC is considered as base, slope of altitude, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ साइड AC 6/5, ये क्या हो जाएगा? द आंसर इज 5/6। अब स्टूडेंट्स जरा ये भी रिकॉल कर लें कि जब आप 3 एल्टीट्यूड्स किसी भी ट्राइंगल के ड्रॉ करते हैं तो क्या वो कंकरेंट होते हैं? द आंसर इज यस। एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज कंकरेंट। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड जी ऑर्थो सेंटर। स्टूडेंट्स ये हमने एल्टीट्यूड्स की स्लोप्स मालूम कर ली। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में हमें कहा गया था कि हर मीडियन की स्लोप मालूम करें। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हम दोबारा रफ डायग्राम यहां पर बना लेते हैं ताकि हम इसे समझ सकें कि किस तरह से इसे फाइंड आउट करना है। हमारे पास पॉइंट ए था 8,6, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट से -4,2 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स थे -2, -6। अब स्टूडेंट्स हमें हर मीडियन की स्लोप मालूम करनी है, लेकिन सवाल यह है कि मीडियन होता क्या है, हमें रिकॉल करना होगा। हमने एक्सरसाइज 4.1 में डिस्कस किया था
जी, मीडियन की डेफिनेशन है अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वन वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। अब चूंकि 3 वर्टिसेस हैं और 3 साइड्स हैं, सो हम किसी भी ट्राइंगल के लिए 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मीडियंस के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि मीडियंस ऑफ एनी ट्राइंगल आर ऑलवेज कंकरेंट। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और एक और इंफॉर्मेशन जो हमने सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ी थी, जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है इन मीडियंस का, कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन 2:1। अब ये डिवाइड किस तरह से करता है? फ्रॉम वर्टेक्स टू सेंट्रॉइड 2 और फ्रॉम सेंट्रॉइड टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड 1। ये रेशो हमने वहां बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी। अब स्टूडेंट्स, हमें मीडियन की अगर स्लोप मालूम करना है तो हमारे पास 3 मीडियंस ड्रॉ करने के लिए तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स होने चाहिए। हमने यहां पर ड्रॉ नहीं करने। इनफैक्ट अगर मैं आपको यहां रफ डायग्राम में बता रहा हूं, अगर मीडियन की स्लोप मालूम करनी है तो हमें साइड ए बी का मिड पॉइंट मालूम होना चाहिए। फर्ज किया कि ये साइड ए बी का मिड पॉइंट है, हम इसे डी का नाम दे देते हैं। अब मीडियन जो मैं ड्रॉ करूंगा वो इस तरह का होगा। ये होगा हमारा फर्स्ट मीडियन, दैट इज सी डी। अब सी डी की स्लोप मालूम करने के लिए हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स तो हैं, लेकिन डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? डी है ए और बी का मिड पॉइंट। डी के कोऑर्डिनेट अगर हम मालूम कर लें तो फिर इस मीडियन की स्लोप हम बासानी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हमें अगर ए से ड्रॉ होने वाले मीडियन की स्लोप चाहिए तो साइड बीसी का मिड पॉइंट हमें मालूम करना होगा। इसको हम नाम दे देते हैं ई का। ये हमारे पास होगा मीडियन, और इसकी स्लोप मालूम करने के लिए हमें ई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ई है मिड पॉइंट बीसी का। इसी तरह हमें साइड एसी का मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ताकि हम बी एफ, यहां पर होगा इसका मिड पॉइंट, बी एफ स्लोप मालूम कर सके, मीडियन बी एफ की स्लोप मालूम कर सके। हम यहां पर लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम। लेट डी ई एन एफ be the midpoints of sides AB, BC and CA respectively। अब हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स, अब डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए हम यूज करेंगे ए और बी को। मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला में आप जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए एब्सिसस का सम डिवाइडेड बाय 2, 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2, और फिर 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2। डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। 8 - 4 इज 4, 4/2 विल बी 2, 6 + 2 इज 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4। ये हमारे पास आ गए डी के कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद ई के कोऑर्डिनेट्स। ई है बी और सी का मिड पॉइंट, ये हम पहले लिख चुके। -4 - 2 डिवाइडेड बाय 2 और 2 - 6 डिवाइडेड बाय 2। ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। -4 - 2 इज -6, -6 डिवाइडेड बाय 2 इज -3, 2 - 6 इज -4, -4 डिवाइडेड बाय 2 इज -2। एफ, ए और सी का मिड पॉइंट है 8 - 2 डिवाइडेड बाय 2 और 6 - 6 डिवाइडेड बाय 2। एफ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। 8 - 2 इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, 6 - 6 इज 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0। ये हमारे पास डी, ई और एफ मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ मीडियन ए ई
ए ई मीडियन की स्लोप, हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स मौजूद, हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट्स मौजूद। 6 माइनस माइनस 2 हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय 8 माइनस माइनस 3 हो जाएगा +3। 6 + 2 इज 8 डिवाइडेड बाय 8 + 3 इज 11। 8/11 हमारे पास फर्स्ट मीडियन की स्लोप आ गई। स्लोप ऑफ मीडियन, नेक्स्ट हमारे पास मीडियन है BF। B का y कोऑर्डिनेट है 2 माइनस F का y कोऑर्डिनेट 0, B का x कोऑर्डिनेट है -4 और F का x कोऑर्डिनेट है 3। 2 डिवाइडेड बाय -7, इट विल बी -2/7। स्लोप ऑफ मीडियन BF के बाद हमारा नेक्स्ट मीडियन CD। अब C का हमारे पास y कोऑर्डिनेट -6 और D का y कोऑर्डिनेट है 4। C का x कोऑर्डिनेट -2 और D का x कोऑर्डिनेट 2, तो यहां पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही, तो -2। -6 -4 इज -10 और -2 -2 इज -4। माइनस माइनस कैंसिल होगा, फर्दर कटिंग के बाद 2 5s are 10 और 2 2s are 4, यानी 5/2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों मीडियंस की स्लोप्स आ चुकी हैं। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 3 of exercise 4.3. Statement is, by means of slope, show that the following points lie on the same line. Students, इस प्रॉब्लम के 4 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए 4th पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। हमें साबित करना है कि ये 3 पॉइंट्स lie on the same line हैं। स्टूडेंट्स, जो पॉइंट्स एक लाइन पर lie करते हो उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? द आंसर इज कोलिनियर पॉइंट्स। को का मतलब टुगेदर, लीनियर कम्स फ्रॉम लाइन, कोलिनियर यानी टुगेदर ऑन अ लाइन। स्टूडेंट्स, हमें स्लोप के कंसेप्ट से यह साबित करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 प्रॉब्लम नंबर 7 इसी टाइप का था। वहां पर हमें 3 पॉइंट्स गिवन थे और हमें कहा गया था कि एच की वैल्यू मालूम करो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हो। स्टूडेंट्स, वहां पर हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि हम 3 पॉइंट्स को किस तरह कोलिनियर साबित कर सकते हैं। हमने फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस किया था कि अगर 3 पॉइंट्स हमें कोलिनियर साबित करने हों तो आप उन 3 पॉइंट्स को यूज करते हुए 3 डिफरेंट स्लोप्स मालूम कर सकते हैं, AB, BC और AC। अगर इन 3 में से कोई सी 2 स्लोप्स भी आपस में इक्वल आ जाएं तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। इनफैक्ट अगर कोलिनियर होंगे तो ये तीनों स्लोप्स सेम होंगी। आपको सिर्फ 2 स्लोप्स मालूम करनी है। अगर वो 2 स्लोप्स ही इक्वल आ गई तो पॉइंट्स कोलिनियर साबित हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमने दूसरा ऑप्शन भी डिस्कस किया था, वो था डिस्टेंस फार्मूला से रेलेवेंट। आप 3 डिस्टेंस यहां पर मालूम कर सकते हैं, डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC और डिस्टेंस AC। आप तीनों डिस्टेंस मालूम कर लें। अगर कोई से 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर वाज़े तौर पर कहा गया है कि आप बाय मींस ऑफ स्लोप साबित करो कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। हम इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं A, B और C का। लेट सॉल्यूशन यहां पर स्टार्ट हुआ। हम यहां लिखेंगे लेट A, हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये आ गया B पॉइंट और ये आ गया C पॉइंट। अब स्टूडेंट्स 2 स्लोप्स मालूम कर लेते हैं। स्लोप AB, इन दोनों की मदद से स्लोप
अब a प्लस बी माइनस 2b भी हम लिख सकते हैं, 2b माइनस a प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स a प्लस बी माइनस 2b, मैंने इसका y कोऑर्डिनेट पहले यूज किया, अब इसी का एब्सिसा मैं पहले यूज करूंगा, डिवाइडेड बाय c माइनस a। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये a b माइनस 2b विल बी माइनस b डिवाइडेड बाय c माइनस a। ये हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ साइड ए बी। अब इनफैक्ट ये साइड नहीं थी, दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट की स्लोप। अब एक और स्लोप आप मालूम कर लें, से हम ए सी की स्लोप या बी सी की स्लोप मालूम कर लेते हैं। स्लोप ऑफ बी सी, बी सी ए प्लस बी माइनस 2a। अब मैंने इसका ऑर्डिनेट पहले लिखा है तो अब इसी का एब्सिसा पहले लिखूंगा, c माइनस, अब माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, 2c प्लस a माइनस 2a विल बी माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय c माइनस 2c विल बी माइनस c प्लस a। अब स्टूडेंट्स क्या ये दोनों सेम है? द आंसर इज यस, लेकिन नजर नहीं आ रही। अब इन्हें सेम बनाया जा सकता है, इनफैक्ट ये सेम हैं। अब किस तरह से कि यहां पर है a माइनस बी, यहां पर a माइनस बी बनाने के लिए हमें यहां पर माइनस कॉमन लेना होगा, इसी तरह यहां पर भी माइनस कॉमन लेना होगा। वो माइनस और माइनस कैंसिल होंगे, हमारे पास यहां पर आ जाएगा c माइनस ए और यहां पर आ जाएगा a माइनस बी। स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया तो a माइनस बी, माइनस कॉमन लिया तो c माइनस ए, ये माइनस और माइनस कैंसल, a माइनस बी ओवर c माइनस ए। तीन स्लोप्स हम मालूम कर सकते थे, कोई सी दो स्लोप्स अगर बराबर आ जाएं, दो ही आपने फाइंड आउट करनी है, दो बराबर आ गई तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। हम यहां लिखेंगे एज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। इनफैक्ट इनमें कॉमन पॉइंट आ गया b, a से b तक स्लोप सेम है और फिर b से c तक स्लोप सेम है, सो पॉइंट्स तीनों कोलिनियर हैं। हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप फर्स्ट 3 पार्ट्स खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज 4.3 से पहले मौजूद एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 192 पर वो भी खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।